प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 को। संविधान सभा की जो स्थापना है वो 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1946 को। 9 जनवरी 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389 सदस्य थे संविधान सभा में प्रारंभ में, यानी पहले शुरू में। अगला क्वेश्चन है विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो वो रह गए 299। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही जवाब है B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. राव। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? वो हुई थी 11 बैठकें। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वह है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? याद में रखना है कब उसे प्रस्तुत नहीं, कब उसे लागू किया गया था। तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता। अगला प्रश्न है संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे H.V.R. अयंगार। H.V. राव अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 22 समितियां थी। संविधान सभा में जो थे वो टोटल 22 समितियां थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से। जो भारत का संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो टोटल 15 थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित कब किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया था? तो वो किया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो वो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को हस्ताक्षरित किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है?
सो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1991 से 1992 के बीच में हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वो है 1961 में हुई थी। अर्जुन खेल रत्न यानी अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी जो कि खेल सिखाते हैं उनको दिया जाता है, कोच को। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1985 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आजीवन खेल योगदान से। ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध है आजीवन खेल योगदान से। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था सन 2002 से शुरू हुआ था ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालय को दी जाती है। जो विश्वविद्यालय खेल में सर्वश्रेष्ठ होता है उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है खेल से संबंधित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साहसिक खेल से। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो साहसिक खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो वो पद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। याद में रख लेना है अर्जुन पुरस्कार में पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया था। खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो है कोचिंग के क्षेत्र में। कोचिंग के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वो एक खेल पुरस्कार नहीं है, जबकि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों जो है वो खेल पुरस्कार है। अब अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पी.के. बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे पी.के. बनर्जी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ओ.एम. नाम्बियार। ओ.एम. नाम्बियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वह है पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी खिलाड़ी के पिछले 4 साल में किए गए उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उसे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वो दी जाती है विश्वविद्यालय के स्तर पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये